हेलो भाई, राम राम, नमस्कार। क्या हाल चाल? ठीक हो सारे? बढ़िया। मैं मनदीप कुदारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनदीप कुदारा सर पर। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। ये पेपर है हमारा, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ईवीएस का पेपर है भाई, ये एस्टेट 2021 में पूछा गया सवाल है ना। एस्टेट 2021 का ईवीएस का पेपर है भाई, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, वैसे तो नए सिलेबस के साथ ये मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी यार इनका भरोसा नहीं है ना, कुछ भी पढ़ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो 2021 वाला पेपर है बच्चा ये, तो उसको डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है। सवाल में कह रहा है द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, ये किताब है बच्चा, द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। तो ये एनिमल्स का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है बच्चा, ज्योग्राफी का मतलब होता है जो एरिया, ठीक है, कि किस एरिया में किस तरीके के जीव रहते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर इस किताब के अंदर लिखी गई है भाई साहब। और इस किताब के जो राइटर है, इस किताब के जो लेखक हैं, वो है अल्फ्रेड रसल वालेस, है ना। अल्फ्रेड रसल वालेस, ये वो रसल वो नहीं है क्रिकेटर, वो नहीं है, ये अलग है बस। अल्फ्रेड रसल वालेस इसके क्या है बच्चा, राइटर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र वर्षा मापन हेतु उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर रेनफॉल? रेनफॉल जो होती है ना भाई साहब, कितना बारिश हुआ है, ठीक है, कहते हैं ना कितने सेंटीमीटर बारिश हुआ, इस साल इतने सेंटीमीटर बारिश हुआ, पिछले साल इतने सेंटीमीटर हुआ था, अब की बार जो बारिश है पिछले साल की तुलना में कम हुआ है या अधिक हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें वर्षा मापी जाती है बच्चा, किससे मापी जाती है? तो हमारे पास भाई साहब चार इंस्ट्रूमेंट दिए हैं इन्होंने, रेन फेडर, फेडरल वेदर, रेन टावर और रेन गेज। हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। वर्षा मापी यानी इसे रेन गेज कहते हैं, जिससे हमारी बारिश मापी जाती है कि भाई कितनी बारिश हुई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सर। ये कह रहा है 123 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कह रहा है बच्चा ये, इसके अंदर ये कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी केंद्र, WWF, ठीक है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विश्व की 10 संकटग्रस्त नदियों में से हैं? इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द WWF फॉर द नेचर, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर इज वन ऑफ द 10 एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड? 2007 में WWF ने एक लिस्ट जारी की थी भाई, जिसके अंदर इन्होंने 10 पूरे विश्व में 10 नदियों का जिक्र किया था कि ये 10 नदियां जो है ये बड़ी एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब है संकटग्रस्त है, इसका जो पानी है पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है, पीने लायक इनका पानी बचा नहीं है। तो इन 10 नदियों में भारत की 2 नदियां शामिल थी, जिसमें एक तो था हमारा गंगा नदी और तीसरी थी हमारी इंडस नदी, है ना, यानी कि हिंदी में बात करें तो सिंधु नदी। तो इस इन 10 नदियों के अंदर भारत की भी 2 नदियां शामिल की गई थी, जिसमें एक तो था गंगा नदी, एक था इंडस नदी, इंडस यानी कि सिंधु नदी था। ठीक है, तो राइट आंसर आ जाएगा गंगा। हालांकि गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान भी स्टार्ट किया गया था, राजीव गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री होते थे, उस समय शुरू किया गया था। जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो इसको नाम नमामि गंगे रख दिया गया, ठीक है, लेकिन हुआ अभी तक कुछ भी नहीं है। गंगा की आरती बेशक होती है, लेकिन गंगा को शुद्ध करने के लिए जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हुआ है। इस वजह से आज गंगा का पानी इतना प्रदूषित हो चुका है कि गंगा के अंदर रहने वाली जो गंगा डॉल्फिन है हमारी, जो कि हमारा क्या है, नेशनल मैरीन जो जानवर है, एनिमल है, ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय समुद्री जीव है गंगा डॉल्फिन, वो आज एंडेंजर्ड है। इसके लिए अपना एक ही वो है, क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना हुआ है, वो है बिहार के अंदर, है ना। क्या नाम है उसका, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज वो भी खतरे में है, बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ जो है खतरे में है गंगा नदी के अंदर रहने वाले, क्योंकि गंगा का पानी बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो चुका है सर। ठीक है, तो गंगा और सिंधु इस इन 2007 में इन्होंने जो लिस्ट जारी की थी, उसमें 10 नदियों के जिक्र थे, उसमें 2 नदियां भारत की थी, गंगा नदी और सिंधु नदी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ये कह रहा है ओजोन परत का क्षय का कारण क्या है? द कोज ऑफ द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। आपको पता है हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, हमारे स्ट्रेटोस्फियर के अंदर समताप मंडल के अंदर एक लेयर पाई जाती है बच्चा, ऑक्सीजन O3, ठीक है, ओजोन लेयर बोलते हैं इसको। ये क्या करती है, ये हमारे सूरज से जो किरणें आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है, इन अल्ट्रावायलेट रेज, इनमें से कुछ अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है वो हमारे लिए हानिकारक होती है सर, कुछ अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लिए हार्मफुल होती है। तो ये क्या करती है, उन रेज को वहीं पर रोक लेती है, धरती तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है,
अच्छा, आपसे पूछे ना कि भाई ओजोन लेयर का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन भी उन्हीं यूवी रेज से होता है ना। और यही देखो यूवी रेज को रोक लेती है। फॉर्मेशन का मतलब होता है इसका निर्माण। तो बच्चा हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन पाई जाती है वो O2 के रूप में पाई जाती है। जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेज गिरती है, जैसे ही इसके ऊपर यूवी रेज गिरती है, ये टूट जाता है बच्चा सिंगल सिंगल ऑक्सीजन के अंदर। और फिर ये सिंगल सिंगल ऑक्सीजन दोबारा O2 के साथ मिलता है और ये बना लेता है O3। और O3 के ऊपर जब यूवी रेज गिरती है तो O3 को तोड़ नहीं पाती, जिसके कारण ऊपर वो एक O3 की लेयर बन गई है, तो जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज धरती पर नहीं आ रही। लेकिन हमारे अंटार्कटिका के ऊपर एक बहुत बड़ा छेद देखा गया था एक बार, ठीक है, जो कि था कि ओजोन लेयर वहां पर कोई पर्टिकुलर एरिया था, वहां ओजोन लेयर जो थी वो खत्म हो गई थी, यानी वो डिप्लेट हो गई थी। अब ये कह रहा है कि उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HCFCs। कई सारी गैसें हैं जो ओजोन डिप्लेशन में योगदान दे रही हैं। CFCs, हालांकि जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर को कनाडा के अंदर, ठीक है, तो उस समय इन गैसेस को क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, इन गैसेस का यूज नहीं करेंगे। पहले क्या होता था, इन गैसेस का, CFCs और HCFCs का यूज करते थे एज ए कूलिंग एजेंट। किसके रूप में यूज करते थे इसका, कूलिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते थे। हमारे जो AC है, रेफ्रिजरेटर है, इन सभी के अंदर एज ए कूलिंग एजेंट इस्तेमाल करते थे। अब इनके ऊपर पूरी तरह से बैन है, अब इनका कहीं भी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये CFC गैस जो थी, ये ओजोन डिप्लेशन और बहुत तेजी से डिप्लेट करती है। एक CFC का जो मोलिक्यूल होता है ना बच्चा, एक CFC का मोलिक्यूल, एक CFC का मोलिक्यूल का मतलब होता है अणु। एक CFC का अणु 3 लाख ओजोन के अणुओं को तोड़ सकता है ना। कितना, देखो कितना ज्यादा खतरनाक होता है, 3 लाख ओजोन के मोलिक्यूल्स को तोड़ सकता है सर, 3 लाख ओजोन के मोलिक्यूल्स को तोड़ देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बच्चा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार, प्राइज की बात हो रही है, ग्रामीण समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव की रक्षा में अत्यधिक साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू द रूरल कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल हु हैव demonstrate extreme courage and dedication in the protection of wildlife। वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बच्चा एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाता है। ये किसी स्पेशल पर्टिकुलर किसी कम्युनिटीज को भी दे सकते हैं या किसी इंडिविजुअल को भी दिया जाता है। बहुत बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार का नाम है बच्चा अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है, ये वैसे तो स्टार्ट किया था राज्य सरकार ने, राजस्थान के अंदर है बच्चा अमृता देवी। खिजड़ली एक गांव है राजस्थान के अंदर, जोधपुर में पड़ता है शायद, है ना। तो वहां पर 1730 की बात है सर ये, 1730 में वहां राजा अजीत सिंह अपना महल बना रहे थे, तो उनको लकड़ियां चाहिए थी, तो वहां के सैनिक आए थे गांव में। तो वहां एक वृक्ष होता है राजस्थान में, खेजड़ी वृक्ष, उसको काटने के लिए आए थे। तो अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 2 बेटियों के साथ, गांव की बहुत सारी महिलाओं ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और उनको लकड़ी काटने से रोका, जिनकी वजह से उनकी जान चली गई। आज अमृता देवी बिश्नोई जी के नाम से बहुत बड़ा पुरस्कार ये दिया जाता है। 2013 में इसे राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित कर दिया गया, 2015 में शायद, उससे पहले राज्य पुरस्कार होता था, ठीक है। मेदिनी पुरस्कार योजना जो है बच्चे, ये पुरस्कार से रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो बना रखा अपने चैनल के ऊपर, अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। मेदिनी पुरस्कार योजना बच्चा ये राइटर्स को दिया जाता है जो क्लाइमेट वगैरह, एनवायरमेंटल वगैरह, वाइल्ड लाइफ के बारे में जो कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, उन राइटर्स को दिया जाता है ये पुरस्कार। अगला सवाल कह रहा है, एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक परिघटना है, उसे वैज्ञानिक का क्या नाम है बच्चा, ठीक है। इन्होंने कहा, एन अमेरिकन साइंटिस्ट शो दैट द लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम क्लोथ्स। कई बार आप देखते हैं ना, अपने आपके क्लोथ से ना एक चिंगारी सी उत्पन्न होती है ना। कई बार जब आपके वूलन वगैरह के क्लोथ पहन रखे आप लोगों ने सर्दियों में, तो उसमें क्या होता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, चार्ज वर्ज जो हो जाता है। खैर ये फिजिक्स की बातें हैं, वो +2 क्लास में हम पढ़ते हैं। मैं आपको सीधा सा बता दूं, कई बार आप सर्दियों में जब ऊन के कपड़े पहने रखते हैं, तो जब आप कहीं से कोई फ्रिक्शन पैदा होता है, कहीं से कोई आप उसको टच करते हैं, तो ऐसे ऐसे कटक सी की आवाज भी आती है और छोटी सी चिंगारी उत्पन्न होती है। ये वास्तविक घटना है। इसके बारे में किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था साहब। इसमें क्या होता है, चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है ना। हाँ जी, सूखे बालों में कंघी करने पर भी जो होता है ना, वही वाली बातें, है ना। चलिए, अगला सवाल है सर, एमसीबीटी। एमसीबीटी का फुल फॉर्म क्या है। एमसीबीटी का फुल फॉर्म है बच्चा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट।
मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, MCBT, इसका फुल फॉर्म है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। ठीक है, चेन्नई के अंदर है बच्चा ये। और ये क्या करता है, ये जो जीव वगैरह होते हैं उनके वो करता है, उनके कंजर्वेशन वगैरह के बारे में बात करता है सर, है ना, क्रोकोडाइल। अगला कह रहा है कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरे एकत्रित करने के लिए पृथक पृथक कूड़ेदान डस्टबिन का प्रयोग करती है। एक का रंग नीला होता है तो दूसरे का रंग हरा होता है ना, होता होगा। जो नगर पालिकाएं जो होती है वो डस्टबिन मतलब जो करती है, अलाउ करती है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक नीला होता है और एक हरा होता है। ठीक है, काला भी होता है। ठीक है, तो यहाँ दो की ही बात कही गई, एक नीला होता है एक हरा होता है। ये कह रहा है जो हरे वाला जो कूड़ादान होता है ना, ग्रीन कलर का जो डस्टबिन होता है, उसके अंदर कौन सा जो है वो मटेरियल डाला जाता है। पहला कह रहा है प्लास्टिक की बोतलों या कांच या आयरन की रोड या पत्ती, पेड़ पौधों की जो सूखी हुई पत्तियां होती है वो डालते हैं। तो बच्चा जो ग्रीन डस्टबिन होता है उसके अंदर हम डालते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज। क्या डालते हैं उसके अंदर, उसके अंदर डाला जाता है बच्चा ऑर्गेनिक वेस्टेज। क्या डालते हैं उसके अंदर, उसके अंदर डालते हैं ऑर्गेनिक वेस्टेज। और ऑर्गेनिक वेस्टेज में आते हैं बच्चा प्लांट लीव्स, जो पेड़ पौधों की सूखी हुई पत्तियां जो है वो इसी के अंदर आती है ऑर्गेनिक वेस्टेज के अंदर, है ना। ऑर्गेनिक वेस्टेज वो होता है बच्चा जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं से अपने को जो वेस्टेज मिलता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक वेस्टेज। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आपको, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आपको ओड चुनना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको ओड चुनना है। ओड मतलब इन चारों के अंदर, इन चारों में से तीन ऐसे हैं जो सिमिलर है, एक ऐसा है जो सिमिलर नहीं है, वही आपको सिलेक्ट करना है दोस्त। पहला कह रहा है कोयल यानी कि कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और विंड एनर्जी। तो बच्चे यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पवन ऊर्जा, अंग्रेजी में बात करें तो विंड एनर्जी। क्योंकि ये जो तीनों की तीनों जगह चीजें हैं, तीनों के तीनों जो ईंधन है बच्चा, ये है हमारे फोसिल फ्यूल। क्या है हमारे, ये है बच्चा हमारे फोसिल फ्यूल। क्या है, फोसिल फ्यूल, ये है हमारे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन। जिसमें से कोयला जो है बच्चा, ये तो अपने को मिलता है प्लांट से, पेड़ पौधों से। जब पेड़ पौधों की डेड बॉडी जो है वो मिट्टी के अंदर दफन हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और बहुत अधिक हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन के अब्सेंस से क्या होते हैं, ये ईंधन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं और बच्चा लोग एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल से जो बनता है वो बनता है पेट्रोलियम, है ना, एनिमल से जो बनता है वो होता है पेट्रोलियम, और सीएनजी भी उन्हीं से बनती है सर। पेट्रोलियम का एक हिस्सा होता है नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। कौन सी गैस होती है नेचुरल गैस में सबसे अधिक, तो मीथेन गैस सबसे अधिक होती है, CH4। तो यहाँ पर एक ही आ जाएगा बच्चा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा आपको पता है क्या होता है, हाँ जी, पवन चक्कियां आपने देखी होगी, विंड मिल्स, विंड मिल्स जब चलती है भाई तो वो क्या करती है, उनके पीछे टरबाइन लगा होता है, वो टरबाइन घूमता है तो बिजली बनती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं विंड एनर्जी। तो ये जीवों के अवशेष से नहीं बनता, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बाकी तीनों है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऐसे भी आप कह सकते हो कि सर ये ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और विंड एनर्जी जो है, दिस इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सर ये, है ना, कभी खत्म नहीं होता ना भाई। अगला कह रहा है CO2 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनती है। बच्चा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, हमारे सूरज से जो किरणें आती है जिसमें एक इंफ्रारेड वेव होती है, अवरक्त तरंगे, तो जब इंफ्रारेड वेव आती है तो आकर के जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में पहुंचती है, तो कुछ गैसें हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो क्या करती है, उसको वहीं ऑब्जर्व कर लेती है, नहीं पहुंचकर जब धरती से टकराकर वापस जा रही होती है तो वो उन्हें ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, यानी कि उन्हें जाने नहीं देती बाहर। तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है बच्चा, हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर बात करें तो कौन कौन सी गैसें होती है, तो देखिए बच्चा ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर आपसे सवाल पूछे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, ठीक है, सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो तो पाई जाती है वाटर वेपर। अधिक मात्रा में अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो आप कहेंगे सर्वाधिक मात्रा में होती है सर
वाटर वेपर, जल वाष्प जो होता है बच्चा वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बट पूछे कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस होता किसके कारण है, तो बच्चा CO2 जो होता है ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, और इसके बाद आता है बच्चा मीथेन, फिर आगे धीरे धीरे और गैसेज आती जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मात्रा में सबसे ज्यादा पूछ ले, ठीक है, ये सबसे ज्यादा मात्रा कौन सी गैस की पाई जाती है, अमाउंट में आपसे पूछ ले कि भाई अमाउंट कौन सी गैस का जब सबसे ज्यादा होता है, तो अगर मात्रा में आपसे पूछे बच्चा, ठीक है, अमाउंट में आपसे पूछे कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो अमाउंट में आप कहेंगे भाई वाटर वेपर। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो भाई। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी गैस है देखो, तो इसके अलावा भाई साहब क्लोरीन गैस जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस का हिस्सा नहीं होती, आर्गन भी नहीं होती, फ्लोरीन भी नहीं होती, तो ये दोनों गैसेज आ जाएगी आपकी, मीथेन आ जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड भी आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है सर, सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है, सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है बच्चा, तो वर्षा मापने के लिए तो अभी अभी बताया ना हमने, रेन गेज का इस्तेमाल किया जाता है। सिस्मोग्राफ किसके लिए भी किया जाता है बच्चा, टू मेजर द अर्थक्विक, जो भूकंप आता है, भूकंप को मापने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है सिस्मोग्राफ, है ना। बाकी चक्रवात वगैरह इनके लिए तो बैरोमीटर होता है ना, एयर प्रेशर वगैरह के लिए क्या मापा जाता है, क्या यूज किया जाता है, यस बैरोमीटर यूज किया जाता है। अगला सवाल है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोना ग्रह है, ड्वार्फ प्लेनेट कौन सा है बच्चा, तो पहले हमारे क्या होते थे, 9 प्लेनेट होते थे, लेकिन आज के जमाने में हमारे 8 प्लेनेट है बच्चा। तो इनमें से सर वो एक कहाँ गया, एक जो हमारा ग्रह था वो ड्वार्फ प्लेनेट प्लेनेट के अंदर चला गया सर। ठीक है, और जिसके अंदर है हमारा प्लूटो, पहले प्लूटो हमारे 9 ग्रहों का ही हिस्सा होता था, लेकिन आज नहीं है, आज उसे बोना ग्रह ड्वार्फ प्लेनेट बोलते हैं। ये क्या कर रहा था, ये वो जो है ना, क्या एक ग्रह है जो हमारा नेपच्यून, उसकी क्या कर रहा था, उसके जो वो है ना चक्कर, उसके चक्कर को कट कर रहा था, है ना, उसके ऑर्बिट को क्या कर रहा था, कट कर रहा था। बाकी कोई भी प्लेनेट अपने किसी दूसरे प्लेनेट के ऑर्बिट को ना कट नहीं करते भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में कभी भी उल्टा नहीं होता सर। ये कह रहा है देखिए, हमारे पास ना पिरामिड होते हैं, ठीक है, किसी चीज के इंडिकेशन के लिए जब इन्वायरमेंट में हम पढ़ते हैं, इकोलॉजी के अंदर, तो हम पिरामिड पढ़ते हैं, तो हमारे पिरामिड ना 2 प्रकार के होते हैं। कोई पिरामिड ऐसे होते हैं, इनको बोलते हैं सीधा पिरामिड, ठीक है, कई कई पिरामिड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं सर, उनको बोलते हैं उल्टे पिरामिड। तो ये कह रहा है कौन सा पिरामिड जो होता है कभी उल्टा नहीं होता, यानी कि ऑलवेज राइट, हमेशा सीधा होता है, तो ये होता है बच्चा ऊर्जा का पिरामिड, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है ना, फ्लो ऑफ एनर्जी, ये हमेशा सीधा होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी का जो पिरामिड होता है बच्चा, ये क्या होता है, हमेशा सीधा होता है। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है भाई, सबसे अधिक जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर के पास होती है, जो सबसे नीचे वाले हिस्से में आता है। कौन आता है बच्चा, प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट, इनके पास एनर्जी होती है, इससे पास फिर इसके बाद फिर जो एनर्जी होती है वो आगे वाले हिस्से में होती है, ठीक है, इनके पास होती है दूसरे नंबर पर। फिर जो एनर्जी होती है बच्चा, फिर इससे आगे वाले हिस्से में होती है, इनके पास होती है। तो इस तरह से एनर्जी क्या होती है, फ्लो होती रहती है, और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% ऊर्जा का ही क्या होता है बच्चा, ट्रांसफर होता है। बाकी 90% जो एनर्जी होती है, 90% जो ऊर्जा होती है बच्चा, वो क्या हो जाती है, वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इसके फॉर्म में, हीट की फॉर्म में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, उष्मा के रूप में निकल जाती है। तो ये कह रहा है कि ये तो हमेशा सीधा रहता है, तो एनर्जी का पिरामिड। लेकिन कई कई जो पिरामिड होते हैं ना, पिरामिड संख्या का जो संख्या मतलब नंबर्स, है ना, या फिर बच्चा बायोमास, ये जो पिरामिड होते हैं सीधे भी हो सकते हैं, ये उल्टे भी हो सकते हैं, ये अलग अलग इकोसिस्टम के अनुसार अपने अलग अलग होते हैं। जिस तरह टेरेस्टेरियल के अंदर क्या होता है, सीधा पिरामिड होता है ना, एक्वेटिक के अंदर क्या होता है, उल्टा पिरामिड होता है। तो ये पिरामिड उल्टे और सीधे अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनर्जी फ्लो का जो पिरामिड होता है बच्चा, वो हमेशा सीधा होता है। यहाँ पर ये जो सवाल है, इसके अंदर क्या पूछा गया हमसे, यहाँ पर जो सवाल है ये हमसे पूछा गया है, इधर अपने को क्या दे रखा है, कॉलम ए के अंदर कुछ बीमारियां दे रखी है बच्चा, या कुछ अलग अलग चीजें दे रखी है, और इनका मिलान करना है कि यहाँ जो सेकंड वाले कॉलम में किसके साथ मिलान हो रहा है। यहाँ दे रखा है बच्चा अस्थमा, अस्थमा एक डिजीज होता है, आगे इसका कारण पूछ रहा है कि कौन सा होता है। यहाँ दे रखा है स्मोक, स्मोक पूछ रहा है कि बच्चा किस किस का मिश्रण होता है। यहाँ सल्फर डाई और सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा इसके साथ मेल खाता है। मिनी माता डिजीज के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से बच्चा अब इनके मिलान आपको करने हैं।
अगर आपको मिलान करने आते हैं, ठीक है, तो आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। आप अगर आपको इनमें से एक आध भी आता है तो भी आप आराम से कर देंगे। जैसे कि आपको पता है यार, अस्थमा जो होता है ना, ये सांस की बीमारी होती है, तो ये किसके कारण होती है? तो स्मोक के कारण होती है। तो पहले का क्या आएगा? पहले का ए आएगा। तो पहले का ए किसमें है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो यानी कि ये दूसरे वाला नहीं आ सकता सर कभी भी। उसके बाद आप जानते हैं सर, मिनीमाता जो बीमारी होती है ना, मिनीमाता बीमारी, मिनीमाता डिजीज किसकी वजह से होती है? तो मरकरी की एक्सेस से होते बच्चा। पारे की मात्रा जब अधिक हो जाए तो मिनीमाता डिजीज होती है, जो कि हमारे नर्वस को इफेक्ट करती है। यानी कि डी का क्या आएगा बच्चा? डी का आएगा 3। डी का आएगा 3, जो कि सिर्फ इसी में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी मिलान करना चाहो तो और भी कर सकते हो। जैसे कि स्मोग है। स्मोग क्या होता है बच्चा? स्मोग होता है फोग और स्मोक का मिश्रण। क्या कहलाता है अपना? स्मोक कहलाता है। सल्फर डाइऑक्साइड होता है बच्चा, एक प्रदूषककारी गैस होती है। आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ना, ये दोनों गैस रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चा एसिड रेन के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कौन कौन सी? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, और बच्चा NO2, है ना। कभी कभी किताबों में आप इस NO2 की जगह ना N2O लिखा देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रस ऑक्साइड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, ओनली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। और कौन सी बच्चा? और है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है जी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल कह रहा है, ये कह रहा है पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, कब मनाया गया? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब मनाया गया था पहली बार? विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार कब मनाया गया बच्चा लोग? तो ये मनाया गया 1974, 1972 में जो हुआ था पहला सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। उसके अंदर बच्चा इसको निर्धारित किया गया था कि हर साल हम लोग 5 जून को क्या मनाएंगे। 1973 में मनाया गया था वैसे पहली बार ये, है ना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ये। तो 5 जून को हर साल, जूल नहीं, जून। जूल क्या होता है वैसे? जूल एनर्जी की यूनिट होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है ना। तो 5 जून को हर साल हम क्या मनाएंगे? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाएंगे सर। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है? कुछ विशेषताएं दे रखी, अच्छा, ये कुछ विशेषता दे रखी है बच्चा किसी जानवर की, और हमसे पूछ रहा है कि ये कौन सा जानवर की विशेषता है। कह रहा है विच एनिमल आउट ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टिकी पैड्स ऑन हिज फीट टू हेल्प क्लिम द ट्री। ये कह रहा है एक ऐसा जानवर होता है जिसके तलवे ना चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। तो वहां पर आता है बच्चा ये लाल आंखों वाला मेंढक। इसे बच्चा ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ट्री फ्रॉग हरे रंग का मेंढक होता है, लेकिन इसकी आंखें क्या होती है? लाल होती है। ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं, ग्रीन कलर का मेंढक होता है। ठीक है, इसके तलवे चिपचिपे होते हैं जो इसको पेड़ के ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं सर। ठीक है, पेंगुइन अपनी अलग विशेषता होती है, ये अलग होते हैं, ये अलग होते हैं। अगला सवाल कह रहा है बच्चा, ये सवाल 2023 में भी पूछा गया था स्टेट के अंदर ही, इस तरह सा ही कोई सवाल था। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि वनों से नहीं मिलता, मतलब कि पेड़ पौधों से नहीं मिलता। 4 चीजें दे रखी है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा है जो पेड़ पौधों से नहीं मिलता। पहला कह रहा है गोंद, ये तो मिलता है सर। प्लाईवुड भी मिलता है। लाख, लाख क्या होता है बच्चा? लाख का ना एक कीड़ा होता है, आपको पता है? लाख का एक कीड़ा होता है जो कि लाख निकालता है, और फिर उस लाख से अलग अलग आभूषण बनते हैं, चुड़िया भी बनती है। तो ये लाख का कीड़ा पेड़ों पर ही रहता है, तो ये भी मिलता है फॉरेस्ट से। केरोसिन नहीं मिलता बच्चा। केरोसिन होता है जिसे हम कहते हैं मिट्टी का तेल। सभी लोग जानते होंगे इसको तो। मिट्टी का तेल सर, ये पेड़ पौधों से नहीं मिलता। ये तो एक जीवाश्म ईंधन है बच्चा। क्या है? ये एक जीवाश्म ईंधन है ना। क्या है? ये एक जीवाश्म ईंधन है, जो कि पेट्रोलियम की कैटेगरी में आता है सर। इसमें आता है, पेट्रोलियम जहां से निकलता है ना, वहीं से निकलता है सर। डीजल पेट्रोल उनके साथ ही निकलता है ये, है ना। डीजल पेट्रोल वगैरह सब निकलते हैं, तो वहीं से ये भी निकलता है सर। अगला सवाल कह रहा है एसिड रेन। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गॉड ब्लेस यू।